आर्टिकल 31 लिखो जरा। इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था। इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन इन दिस आर्टिकल। संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A 300A में केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। बट बाय द 44th अमेंडमेंट 1978 right to property was abolished as fundamental right and was made constitutional right in Article 300A। ठीक है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है, जमीन वगैरह, और सरकार पब्लिक वेलफेयर में उस प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है। जैसे पार्क बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल वगैरह बनाना है, आपकी जमीन है, आप नहीं देना चाहते, तो जब तक ये फंडामेंटल राइट था तब आपके पास दो तरीके थे। या तो आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट चले जाते शिकायत करने, तो वहां से रिट जारी हो जाती कि भाई किसी का फंडामेंटल राइट है, यानी कि इतना बेसिक राइट है कि छीना नहीं जा सकता, आप क्यों छीन रहे हो। या 226 में आप हाई कोर्ट चले जाते। ठीक है, जब आपने बोला कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसका मतलब ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद। ये दोनों रास्ते तभी हैं जब कोई चीज फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल अब बचा नहीं, तो इसका मतलब दोनों राइट खत्म। अब आपको अगर इस राइट को लोगों के भले के लिए, पार्क हॉस्पिटल वगैरह बनाने के लिए छीनना है, तो पहले जो मुश्किल था अब उतना मुश्किल नहीं है। क्यों? जैसे ही आप कह रहे हो ना 300A में अभी भी ये राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लागू अगर कराना है, मान लो किसी की प्रॉपर्टी छीन ली अब 1978 के बाद, तो वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बचा है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का रास्ता होता नहीं है। जैसा कि आर्टिकल 32 या 226 में लिखा है कि सीधे आप हमारे पास आ जाओ, हम बता देंगे सरकार को कि आपके अधिकारों को छीन कैसे रही। तो जब इसको लागू कराने के लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है या जनरल जो तरीका है वो अपनाया जाता है, एक साधारण प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया सिविल प्रोसीजर कोड नाम के कानून में लिखी है। ठीक है, जो नॉर्मल कानून होता है उसके तहत ये है कि आप जिला अदालत जाओ। जिला अदालत में छोटी छोटी अदालतें होती हैं जिसको मुंसिफ की अदालत कहते हैं, तो केस वहां से शुरू होगा।
और फिर वो धीरे धीरे जो और कंपाइलेशन होगा केसेस का, उसमें जब आपका नंबर आएगा तब सुनवाई होगी। तो हो सकता है 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए। कल एक अंकल से मिलने गए थे, बिल्कुल मतलब टपकने ही वाले हैं वो। एक जमीन को लेके बात होनी थी, किसी ने कब्जा कर रखा है और वो है लगभग 15-20 करोड़ रुपए की जमीन। अब जमीन के कुछ कागजात उनके पास हैं, उन कागजातों से ये पता चल रहा था, जैसा कि एफिडेविट दूसरी पार्टी ने दिया है, इनके एक बेटे को भी गोली मार दी उन लोगों ने इसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में। फिर उनके कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे लग रहे थे कि हाँ दम है इनकी बात में, जो कब्जा जमाए बैठे हैं। इनका कुछ हद तक ठीक है कब्जा, मतलब कब्जा नहीं, मालिकाना हक, लेकिन कुछ मामलों में वो भी सही है। कह रहे थे 35 साल हो गए मुझे मुकदमा लड़ते हुए, मैं इस 2 बीघा जमीन के चक्कर में अपनी 17 बीघा जमीन बेच के मुकदमा लड़ चुका हूं। ये होता है नॉर्मल प्रोसीजर। और जबकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट के लिए जा रहे हो, तो वो विद इन आपकी रीच, जैसे ही आप पहुंचे अगले दिन आपकी सुनवाई हो जाएगी। ये फर्क होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट हो जाना आपके राइट टू प्रॉपर्टी को बहुत डीवैल्यूड कर चुका है। यानी कि अब बहुत हवा में नहीं उड़ सकते आप। सरकार आपकी जमीन जायदाद जब चाहे पब्लिक पर्पज के लिए, आओ इनको भी पढ़ाओ, आ जाओ भाई साहब। ये एक लेक्चर अटेंड कर चुका है मुझे लग रहा है, 3। भगा दो, बदबू बदबू आएगी बहुत। फिर बैठ गया। और देखना इसी इसी गलती में ये इसी कमरे में बंद हो जाएगा, सब भूल जाएंगे और ये लोग ताला लगा देंगे, रात भर चीखेगा। ठीक है, समझ गए कि क्यों चेंज किया? क्योंकि हमें पब्लिक पर्पज में अभी कुछ करना है। देखो कारण क्या है, भारत में अभी डेवलपमेंट का स्कोप बहुत बचा हुआ है। भारत में विकास के लिए अभी बहुत संभावनाएं हैं, यानी कि अभी हम सैचुरेशन पे नहीं आए। सैचुरेशन की स्टेज यानी कि पूरी तरीके से अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के देशों जैसा बन जाना विकास के मामले में, उतने पे नहीं है हम। तो जब सैचुरेशन अभी आया नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्तियों के जो भी अधिकार हों, व्यक्तियों के अधिकारों को क्या समाज के हित में कुर्बान कर दिया जाए? अगर आपको विकास करना है देश का, तो व्यक्ति के अधिकारों को समाज के हित में कुर्बान किया जाएगा। जैसे ये जमीन हिंदू कॉलेज की किसी व्यक्ति की है या थी, अगर आपको पूरे मुरादाबाद को एक कॉलेज देना है, तो इस एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दो, जमीन छीन लो और एक कॉलेज बना दो, वो पूरे मुरादाबाद के काम आएगा। क्योंकि अभी संभावनाएं भारत में हैं कि हम और आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति के अधिकारों का तब छीने जाने का प्रोविजन हो सकता है जो समाज का भला हो। यही अनसैचुरेटेड कंडीशन कहलाती है डेवलपमेंट की। और जिन देशों में डेवलपमेंट हो चुका है, वहां व्यक्ति, जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज या सिस्टम की बात अगर करें, तो उनके यहां तो सब कुछ है। हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत है, तो कहां डेवलपमेंट करोगे आप? हर चीज तो है उनके पास। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के अधिकार को समाज के नाम पे आप छीन नहीं सकते। इसका मतलब ऐसे समाजों में व्यक्तियों के अधिकारों को बहुत सम्मान दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति के अधिकारों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, भले ही समाज को नुकसान हो रहा हो, क्योंकि समाज को जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे जैसे देश में अभी समाज को बहुत जरूरत है, इसीलिए व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है समाज के भले में। बात समझ गए? तो चाहो तो इसको बना लो, इसको लिखो पहले,
एक जनरल राइट, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, जनरल वर्ड ठीक है, या ऑर्डिनरी 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 वर्ड लिखो इसकी जगह। बना लिया, इसको भी बना लो। सैचुरेटेड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नजरिए से सैचुरेशन को क्या कहते हैं, मतलब लबालब भरा होना, सेंस वो है। संतृप्त, संतृप्त वर्ड आता, बना लिया। अब लिखो आर्टिकल 32 बल्कि 32 मत लिखो, टॉपिक बनाओ रिट्स, WRITS, WRITS, रिट्स। हिंदी में लिख लो रेटें, रा पे छोटी की मात्रा, टा पे ए की मात्रा। देखो, जैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 30 तक ही थे, 31 तो खत्म हो गया, आर्टिकल 30 तक फंडामेंटल राइट थे। अब एक 32 में फिर फंडामेंटल राइट आएगा, लेकिन वो खुद में फंडामेंटल राइट भी है और तरीका भी बताता है। ध्यान से सुनो, बातें मत करो, वरना सीधे घर पे फोन लगवाऊंगा, पापा से बात करवानी पड़ जाएगी। और मेरे पास बहुत शिकायतें हैं तुम्हारी सबकी, पापा से करने लायक। फंडामेंटल राइट, अगर मान लो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, तो जब आप कह रहे हो ना कि फंडामेंटल राइट
सबसे ज्यादा पवित्र अधिकार है, छेड़छाड़ नहीं की होनी चाहिए, है ना। तो आपको तरीका भी तो बताना पड़ेगा कि भैया अगर छीन ले कोई तो क्या करोगे। तो जब भी उल्लंघन होगा तो उसके लिए कोई तरीका जरूर बताएगा संविधान, उपचार, इलाज, जरूर रेमेडीज बताएगा। और वो रेमेडीज दो तरीके से संविधान बताता है। एक जो खुद में फंडामेंटल राइट है, यानी कि ये वो इलाज जो खुद भी फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए, ठीक है। तो वो ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 में, ठीक है। दूसरा, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपने राज्य के हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 में। तो ये दो तरीके हैं फंडामेंटल राइट को अगर कोई छीनता है तो उसको मतलब सही करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए आप दो रास्तों में से कोई भी एक अपना सकते हैं। ये खुद में फंडामेंटल राइट है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये हाई कोर्ट को पावर देता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप फंडामेंटल राइट लागू कराने के लिए, जैसे मान लो आर्टिकल 16 में लिखा है नौकरियों में समानता होगी, और सरकार ऐसी नोटिफिकेशन निकाल दे, उसमें लिख दे इस धर्म के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, तो इसका मतलब ऐसा उल्लंघन, 16 का उल्लंघन हो गया, तो वो लोग फिर कोर्ट जा सकते हैं लागू कराने। तो जब वो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब तो वो खुद फंडामेंटल राइट का यूज कर रहे हैं, मतलब 32 खुद फंडामेंटल राइट है। तो इसका मतलब यहां ज्यादा पावरफुल वेटेज दिख रहा है आपको। जबकि अगर आप यहां जाओगे तो यहां जाने के लिए, क्योंकि 226 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में आता नहीं है, तो इसका मतलब यहां जाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन अधिकार फिर भी है, ठीक है। अगर आप यहां फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए जा रहे हो तो ध्यान रखना, सिर्फ इसी के लिए जा सकते हो, केवल फंडामेंटल राइट के लिए, ठीक है। क्योंकि ये खुद में फंडामेंटल राइट है, सिर्फ उतनी ही बात करेगा, फालतू बात नहीं करेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट के पास कि कोई भी अधिकार लेके चले आओ हम देख लेंगे, ठीक है। उसके लिए हाई कोर्ट्स बिठाए हर राज्य में। यही कारण है कि जब आप आर्टिकल 226 में जाते हैं तो यहां और एक रास्ता खुलता है कि आप फंडामेंटल राइट के लिए चले जाओ। 226 बताता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे तो हमारे पास आओ फंडामेंटल राइट लागू कराने। एक दूसरा और भी है कि अगर आपके किसी अधिकार को फंडामेंटल राइट के अलावा किसी और राइट को कोई छीनता है तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन वो अलाउ होगा या नहीं होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। इस राइट के लिए, अदर राइट के लिए हम हाई कोर्ट तो जा सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और फंडामेंटल राइट के लिए दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। बात क्लियर है? पहले इसको बनाओ।
बना लिया। अब देखो कुछ और बातें। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जब आप फंडामेंटल राइट के लिए जा रहे होगे तो एक ऑर्डर की प्रकृति बताई गई है कि जब आप फंडामेंटल राइट के लिए कुछ रेमेडी लेने जाओगे तो वो रेमेडी रिट्स के रूप में आएगी। एक तरीके का ऑर्डर समझ लो, ऑर्डर का एक अलग नाम है, उसको रिट्स कहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे पहले कोई राजा आदेश देता था जिसको फरमान कहते थे, शाही आज्ञा कहते थे, रॉयल कमांड कहते थे। उसमें एक तरफा बात लिखी होती थी, वी कमांड यू टू डू दैट। राजा का हुक्म हुआ है कि अनारकली को दीवारों में चुनवाया जाए। एक तरफा बात थी, यानी कि अनारकली को नहीं सुन रहे आप कि वो क्यों कह रही है कि सलीम से इतना प्यार है, दीवारों में क्यों चुनवा रही हो, यानी कि दूसरी पार्टी को आप नहीं सुन रहे हो। तो जब वन वे ऑर्डर्स आते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि कंफर्मेशन बहुत अच्छा होगा तभी वन वे ऑर्डर आएगा। तो ध्यान रखना, रिट्स उन्हीं कंडीशन में जारी होंगी जहां बहुत अच्छे सबूत आपने पेश किए हों कि हाँ सही में अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो पहली बात, पहला क्वेश्चन कि वो कौन सी अदालतें हैं जिन्हें रिट जारी करने की पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सपोज करो एक क्वेश्चन बनाए कि किसी अदर कोर्ट को, अन्य अदालत को अगर रिट जारी करने की पावर देनी हो तो वो कौन दे सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसी शक्ति केवल संसद को है कि वो मुरादाबाद जिला अदालत को रिट जारी करने की पावर दे सकती है। अभी फिलहाल दो को ही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। नोट करो। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन में लिखो, संविधान 5 प्रकार की रिटों का, 5 प्रकार की रिटों का वर्णन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन provides the provision of 5 types of writs लेकिन यदि इनकी संख्या बढ़ानी हो, यदि इनकी संख्या बढ़ानी हो तो ऐसी शक्ति केवल संसद के पास होती है। इफ द नंबर इज टू बी इंक्रीज्ड comma only the parliament has power ठीक है। तो ये 5 रिटें कौन सी होती है वो देखो। एक कहलाती है मैंडामस, जिसको परमादेश कहते हैं।
दूसरी होती है हैबियस कॉर्पस, उतारते रहो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरी होती है को वारंटो, अधिकार प्रच्छा, चौथी होती है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध कहते हैं उसको, और लास्ट होती है सर्स्योरराई, उसको उत्प्रेषण कहते हैं। ये 5 टाइप की रिटें फिलहाल हैं। 5 से 6 करनी हो, कोई नया नाम लाना हो तो वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। जल्दी से बनाओ। एलएलबी वालों, एपीओ का फॉर्म भर दिया आपने? जल्दी भर देना और उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वैकेंसी अभी बढ़ेंगी भी। और दूसरी बात ये कि बहुत आसान होता है, जी के टाइप यही आता है जो आप पढ़ रहे हो। और प्रोसीजरल लॉ में केवल सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस एक्ट ये आता है। बाकी आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले उसको आईपीसी सीआरपीसी कहते थे, वो आता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है प्री में, बस यही है। बाकी 50 क्वेश्चन जीके के हैं, जीएस के हैं, वो मेंस के लिए हैं, तो वो बाद में पढ़ लेना, बहुत आसान रास्ता है। नोट कर लिया? अब लिखो पहली वाली रिट, उस पर बात करते हैं। परमादेश मैंडमस, लिखो उसमें। देखो हिंदी में, अच्छा ये ना, जो ये वर्ड है ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये रोमन वर्ड है, ये लैटिन टर्म्स हैं। क्योंकि जितना भी लॉ डेवलप हुआ है, रैशनल लॉ, रिलीजियस लॉ नहीं, वो सारा रोमन भाषा में हुआ है। इसीलिए ये जो ओरिजिनल वर्ड है ये इंग्लिश में मैच नहीं करते। वैसे इसका सही ट्रांसलेशन इंग्लिश में आएगा सुप्रीम ऑर्डर, सुप्रीम कमांड। देखो हिंदी में वही आएगा, है परम मतलब सुप्रीम, आदेश मतलब ऑर्डर। लेकिन ये शब्द कंफ्यूज नहीं होना, इनको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो परम आदेश कब कोर्ट जारी करता है? जैसे सपोज करो किसी ऑफिसर को, मान लेते हैं आर्टिकल 21A में बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 साल के बच्चों का, और ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट नाम का एक कानून बना हुआ है। इस कानून में लिखा है कि जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लो, इस कानून को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था वो करेगा। तो पूरे जिले में प्राइमरी स्कूल खोले गए, ठीक है, बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए। सपोज करो कोई बच्चा ऐसा है जिसको फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, सब जगह वो बेचारा हो आया, किसी ने एडमिशन किया ही नहीं, मान लेते हैं। तो बच्चे के आर्टिकल 21A का उल्लंघन हो गया। वो बच्चा, आप उसे कहीं मिल गए,
फिर आपको पता चला कि इसको एडमिशन कहीं मिल नहीं पाया, फिर आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ रास्ता किया कि ऐसे ऐसे बच्चा है और इसका फंडामेंटल राइट है जो कि लागू नहीं कर रहा जिला प्रशासन। तो फिर आप कोई ऐसा ऑर्डर कर दो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या जिस एरिया में आता है वहां के एसडीएम को कि भाई आप इस बच्चे के एडमिशन की व्यवस्था करो, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। क्यों नहीं हुआ था एडमिशन वो कार्रवाई का विषय है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल फंडामेंटल राइट को लागू कराना है। तो वहां से ऑर्डर में आएगा कि हम आपको आदेश देते हैं कि इस बच्चे का एडमिशन कराओ। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब किसी अथॉरिटी या व्यक्ति का जो कर्तव्य है, मतलब जो उसे करना चाहिए था लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली, वो उसने नहीं किया, या जो नहीं करना चाहिए था वो किया, कर्तव्यों को ना निभाना या कर्तव्यों से बाहर जाके कुछ करना, तब परम आदेश का रिट जारी होता है। और उसमें लिखा होता है, कैसे लिखा होता है लैंग्वेज में वो लिखो आप। लिखो, जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ना कर रहा हो तो अदालत आदेश दे सकती है। इफ एनी पर्सन और अथॉरिटी इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, देन द कोर्ट में ऑर्डर। अब कैसे ऑर्डर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, वी कमांड यू टू डू द वर्क। हम आदेश देते हैं कि यह काम करो। हम आदेश देते हैं कि यह काम करो। वी कमांड यू टू डू द वर्क। डू द वर्क या डू द ड्यूटी, ऐसा कुछ भी, ठीक है। दूसरा लिखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस का मतलब होता है टू हैव, इंग्लिश में बता रहा हूं। कॉर्पस का मतलब होता है शरीर। बंदी जिसको बनाया गया हो उसको प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट अपने सामने बुलवाना चाहता है, मंगवाना चाहता है, ठीक है, उसी को कहते हैं हैबियस कॉर्पस। कोई वीडियो दिखाया था मैंने कुछ दिन पहले हैबियस कॉर्पस में ना, माइनर लड़की का जज पूछता है, याद आया? वो इसी पे था। लिखो, जब किसी व्यक्ति को बिना कानून के बंदी बनाया गया हो तो अदालत आदेश दे सकती है। इफ एनी पर्सन हैज बीन illegally detained, then the court may order, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, जैसे लड़कियों का घर से चला जाना, इसमें ज्यादा रेट जारी होती है। ये वाली जो मैंने वीडियो दिखाया था उसमें भी सेम केस था, तो जज पूछ रहा था ना उस लड़की से
ऐसे ही किसी ने किडनैप कर लिया, किसी को अबडक्ट कर लिया। किडनैपिंग और अबडक्शन में फ़र्क है लीगल भाषा में, व्यपहरण और अपहरण में फ़र्क होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पता ना चल रहा हो कि कौन कहाँ ले गया किसी व्यक्ति को, तो उसके खिलाफ उस व्यक्ति को कोर्ट अपने सामने मंगाने के लिए आदेश जारी करती है। अब अगर वो व्यक्ति रीच में है तो ठीक है, वरना वो पुलिस को ऑर्डर जाता है, मतलब रिट जारी होती है, तो भाई उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो, तब पुलिस को करना होता है, क्योंकि कोर्ट के आगे पुलिस की चलती नहीं है। तो ऐसी कोई रिट जब जारी होगी तो उसमें ये बताया जाता है कि इलीगल तरीके से ले जाया गया है, बंदी बनाया गया है। जाहिर सी बात है, ले जाया गया तो ले जाके बंदी तो बनाया होगा, आप अपनी गिरफ्त में रखे हुए होंगे, उसी से ये नाम आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तब अदालत आदेश दे सकती है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से, बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने पेश करो। ब्रिंग द पर्सन बिफोर अस, ब्रिंग द पर्सन बिफोर अस। ठीक है, तो जैसे ये रिट जारी हुई, अब जज के सामने उस लड़की को लाया गया था, जो वीडियो देखा आपने, तो जज खुद उससे सवाल कर रहा है, कहाँ गई थी, तुम्हारी तो शिकायत है बार बार तुम चली जाती हो छोड़ के, बालिग हो, ऐसी तो बोल रहा था। तो मतलब ये वो कंफर्म कर रहा था कि लड़की अपनी मर्जी से गई है या किसी के बहकावे में आके गई है। तो जज सेटिस्फाइड था कि मतलब शायद लड़की अपनी मर्जी से ही गई है, इसीलिए वो ज्यादा मतलब हु अल्लाह नहीं किया, उसने सख्ती से नहीं बोला था वो। अब अगर उसे कंफर्म हो गया कि हाँ खुद व्यक्ति अपनी मर्जी से गया है, तो इसका मतलब अब आगे आदेश देना बेकार है। लेकिन अगर बंदी बनाया हुआ व्यक्ति सामने कह रहा है हाँ जज साहब जबरदस्ती ले गया था ये, तो समझ लो फिर अब आगे कार्रवाई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, तीसरा। देखो, को का मतलब होता है टू क्वेश्चन, और वारंटो का मतलब होता है अधिकार, यानी कि किसी व्यक्ति के अधिकार के बारे में जानकारी लेनी है। तो जाहिर सी बात है, अधिकार भारत में अधिकारियों को दिए गए हैं, तो ध्यान रखना ये वाली रिट ऐसी है जो केवल ऑफिसर्स या सरकारी पदों पे बैठे व्यक्तियों के खिलाफ ही जारी होती है। ठीक है, कब जारी होती है? जब वो उस पद पे इलीगल तरीके से बैठा हो, जैसे फोर्ज डॉक्यूमेंट से बैठा हो, फर्जी दस्तावेज लगा दिए हो, या बैकडोर एंट्री कहीं हुई हो और ये सब छुपे तौर पे रहा हो, या उस पद पे बैठा है और उस पद पे जो पावर्स हैं उन पावर्स से बाहर जाके कोई काम करता है, यानी कि अधिकार है नहीं और यूज कर रहे हो, तब अधिकार पे सवाल उठता है। ठीक है, लिखो, जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद को, when any person is holding
इज होल्डिंग अ पब्लिक पोस्ट इलीगली, इज होल्डिंग अ पब्लिक पोस्ट इलीगली, जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गैरकानूनी तरह से बैठा हो या धारण किए हो, गैरकानूनी तरह से धारण किए हो, तब अदालत आदेश दे सकती है। देन द कोर्ट में ऑर्डर, देन द कोर्ट में ऑर्डर, अब लिखो इन्वर्टेड कॉमा में, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, शो योर अथॉरिटी टू होल्ड दिस पब्लिक पोस्ट, शो योर अथॉरिटी टू होल्ड दिस पब्लिक पोस्ट, आप किस अधिकार से इस सरकारी पद पर बैठे हैं। ठीक है, तो वो बताएगा, अपना एक्सप्लेन करेगा कि भाई मैं ऐसे हुआ, ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, जो मुझसे कहा गया है कि आपने झूठे दस्तावेज लगाए या आपको अधिकार नहीं था और इस पद पे बैठ गए, है ना, तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा कोर्ट के सामने। लेकिन ये ध्यान रखना, ये रिट केवल सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी होगी, बाकी और किसी पोस्ट पे या अधिकार का यूज करने वाले के खिलाफ नहीं होती है। ध्यान रखना इस बात का, केवल सरकारी पद पे बैठे व्यक्ति के खिलाफ। क्या पूछ रहे थे बताओ? ये कौन है? अच्छा, वो फेक तरीके से जो बनी थी ना, हाँ, वो तो खैर उसके खिलाफ तो शायद कोई और प्रोसीडिंग शुरू हुई है, लेकिन ये हो सकती थी, ये वाली रेट अगर कोई जाता तो, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश से नहीं हुआ है, ये तो शायद ऐसी एक्सपोज हो गई, वो कुछ हरकतों से एक्सपोज हुई थी वो, मुझे BMW चाहिए लेके आओ, कोर्ट का आदेश हो सकता था अगर कोई ऐसा कहता तो। ये दोनों रेट एक साथ लिख लेना, ये दोनों कोई न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था यानी कि अदालत जैसी कोई संस्था या अदालत के रूप में काम करने वाली कोई अदालत जैसी संस्था, हम कह सकते हैं उसको, जो कुछ कुछ अदालतों जैसा काम करती हो, यानी कि वो प्रशासनिक काम भी करती है और जुडिशियल काम भी करती है। ठीक है, जैसे हर जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको कुछ मजिस्ट्रियल पावर या अदालत की पावर भी होती है। जब वो रेवेन्यू कोर्ट के तौर पे बैठता है, राजस्व कोर्ट के तौर पे DM जब बैठता है, तो उसको कुछ पावर जुडिशियल भी होती है। ठीक है, जुडिशियल का मतलब जहां अधिकारों का फैसला कोई कर सके कि इसका अधिकार है या नहीं है, ये जुडिशियल पावर है। तो ध्यान रखना, ये ऐसी ही संस्थाओं के खिलाफ जारी होती है। ठीक है, ये दोनों पहले ये बना लो, जगह कम है। बना लिया?
संस्कृति, ये सही किया। समझ में आ रहा है इससे? अच्छे से एक्सप्लेन किया है वैसे इसमें। हाँ, मतलब ये नोट्स ना संस्कृति वाले अच्छे हैं, कायदे से लिखा हुआ है। और जिन्होंने नहीं निकाला है प्रिंट आउट, वो निकलवा लेना, मैंने ग्रुप में डाल दी थी फाइल। बना लिया? अब लिखो एक लाइन में, ये दोनों रिटें, ये दोनों रिटें अधीनस्थ अदालतों के विरुद्ध ही जारी होती हैं। ये दोनों रिटें अधीनस्थ अदालतों के विरुद्ध ही जारी होती हैं। बोथ द writs are issued, both the writs are issued। अच्छा, पढ़ रहे हो ना, पढ़ने में ओवर स्मार्ट मत बनना अपने आप में। आप ज्यादा अगर काबिल बन रहे हो ना अपने दिमाग में, हाँ, सब आता है। तो अगर ऐसी भावना से आप यहाँ बैठे हो, तो आप जानते हो कि जो लोग ऐसे बीमारी से ग्रस्त होते हैं ना, वो कुछ नहीं करते हैं, वो इसी में रह होकर रह जाते हैं। तो बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के तौर पे बैठो कि मैं जस्ट पढ़ना शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जैसे जैसे पढ़ रहे हो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो। यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो नोट्स दिए हैं उनमें लिमिटेशन नहीं है। पूछो, आपके पास नंबर है, क्रॉस क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आता फोटो भेजो, कॉल करो, पूछो। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका होता है, ऐसे नहीं। बताना जरा, ऐसे भी करते हैं बहुत सारे लोग, है ना? तो बिल्कुल नॉर्मल एक डाउन टू अर्थ पर्सन की तरह अपने आप को समझ के आगे बढ़ो। चलो आगे लिखो। अधीनस्थ अदालतों के विरुद्ध ही जारी होती हैं। बोथ द writs आर इशूड अगेंस्ट द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ओनली। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ओनली, इसका मतलब समझे आप जो आपने भी लिखा है? इसका मतलब ये है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों कहलाती है हायर कोर्ट, और इसके अलावा जितनी अदालतें हैं वो सब सबॉर्डिनेट कोर्ट कहलाती हैं। आर्टिकल 333 से 337 तक दिया हुआ है, वो अधीनस्थ अदालत का प्रोविजन है संविधान में, और उसमें जिला अदालत, मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, ये सब आती हैं। ठीक है, यानी कि जिला स्तर पर जितनी अदालतें होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ अदालतें। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों नीचे की अदालतों के खिलाफ ही ये और ये रिट जारी कर सकती हैं। बात समझ गए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट भले ही बड़ा है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ ये रिट जारी नहीं कर सकता। बात समझ गए? आगे लिखो। प्रतिषेध की रिट तब जारी होती है, प्रतिषेध की रिट तब जारी होती है, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड व्हेन, प्रतिषेध की रिट तब जारी होती है, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड व्हेन जब अधीनस्थ अदालत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रही हो, कर रही हो, इसको अंडरलाइन कर लेना। व्हेन एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट इज हियरिंग अ केस, इज हियरिंग को अंडरलाइन कर लेना, बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन,
देखो अंडरलाइन जो आपने किया है ना कि सुनवाई कर रही हो, जैसे मान लो मुरादाबाद में मुंसिफ की एक अदालत है, वैसे कई होती हैं, एक अदालत में कोई केस आया है, सपोज करो वो केस 50 लाख प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और उसको, उस मुंसिफ अदालत को केस जो सुनने का राइट था वो 10 लाख तक था, तो उसके क्षेत्र से बाहर हो गया। या किसी अदालत को 7 साल तक सजा देने की पावर थी और उसने ऐसा केस सुन लिया जिसमें 10 साल सजा हो सकती है, तो हो गया क्षेत्र से बाहर। असल में ये जानबूझ के नहीं करती अदालत, इतनी अकल जजों में भी होती है और वकीलों में भी होती है, ये अनजाने में अगर हो जाए तब की बात है, ठीक है, वरना इतना लॉ पढ़ के आते हैं सब, उनको पता होता है। लेकिन हम उन वकीलों की बात नहीं कर रहे जो खाली एफिडेविट बना बना के 100 रुपए कमा लेते हैं दिन में, उनकी बात नहीं कर रहे। जो कायदे से केस के लिए आर्ग्यू करते हैं उनको इतनी समझ होती है और जजों को भी होती है, लेकिन गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, या हो सकता है बाद में पता चले। जैसे केस फाइल किया उस टाइम प्रॉपर्टी का रेट 20 लाख पता था, लेकिन बाद में असेसर ने बताया नहीं 20 नहीं 30 लाख की प्रॉपर्टी है मार्केट रेट के हिसाब से, तो फिर तो कोर्ट का जुरिसडिक्शन बदल जाएगा। ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। लिखो, तब अदालत आदेश दे सकती है, देन द कोर्ट में ऑर्डर, तब अदालत आदेश दे सकती है, देन द कोर्ट में ऑर्डर केस चल रहा था, ध्यान रखना, पेंडिंग था, सुनवाई हो रही थी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, केस पर कार्यवाही को रोक दो, स्टॉप द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। ठीक है, कार्यवाही रोक दो, कार्रवाई रुक जाएगी उस केस पे, फिर जिस कोर्ट को उस केस को सुनने की पावर होगी वो केस उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो जो अन्याय होने की संभावना थी वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, उत्प्रेषण की रिट में, एक लाइन छोड़ के, उत्प्रेषण की रिट में, इन द रिट ऑफ सर्सियोरराई, उत्प्रेषण की रिट में सर्सियोरराई टू सर्टिफाई, मतलब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे टू सर्टिफाई आएगा। पता नहीं रोमन बोल कैसे लेते होंगे, जबान लड़खड़ा जाती होगी बोलने में ये वाला टर्म, और ये तो फिर भी आसान है। आप रोमन जो लॉ डेवलप हुआ है ना, रोमन टर्म्स को पढ़ोगे तो तोते उड़ जाएंगे आपके। जैसे मैं एक टर्म लिख रहा हूं, देखना, कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा, मतलब शब्द इंग्लिश के ही हैं लेकिन ये हम लोग यूज नहीं करते, तो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं इनके उसमें। ये लीगल वो है, क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिम, लीगल मैक्सिम। लिखो आगे, जब कोई अधीनस्थ अदालत ऐसे केस की सुनवाई कर चुकी हो जिस पर उसका क्षेत्राधिकार नहीं था, when any subordinate court have heard a case beyond its jurisdiction, beyond its jurisdiction,
देन द कोर्ट में ऑर्डर, तब अदालत आदेश दे सकती है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। देखो पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में आप केस चल रहा था ना, तब आप कोर्ट गए और फिर केस रुकवाया गया। इस वाले में केस सुना जा चुका है, भले ही फैसला नहीं आया लेकिन केस पे कार्रवाई हो चुकी है। तो कार्रवाई, इतनी फाइल, इतना टाइम, 20-20 साल लग गए हों, तो वो सब फाड़ के फेंक देना कि साहब सुनने का राइट ही नहीं था, गलत नहीं हो जाएगा। इसीलिए इस वाले में जो हायर कोर्ट होती है वो सर्टिफाई कर देती है कि हम कह रहे हैं कि ये केस सही है। अब सारा झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसको सुनने का राइट नहीं था उसने वो पूरा सुन लिया, तो राइट तो था नहीं, तो लीगली तो ये गलत है। अगर बड़ी अदालत जो उस छोटी अदालत पे कंट्रोल रखती है वही कह दे कि इसका काम हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो चेक करेगा कहां कहां गलतियां करेक्ट कर देगा, बाकी कह देगा कि हम सर्टिफाई कर रहे हैं ये केस सही है, सही हो गया। तो इसमें यही होता है, लिखो। तब अदालत आदेश दे सकती है, देन द कोर्ट में ऑर्डर, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, उस केस को हमारे पास भेज दो, सेंड द केस बिफोर अस, उस केस को हमारे पास भेज दो, सेंड द केस बिफोर अस। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछो रेट्स पे, वरना आगे बढ़े। पढ़ के देख लो, समझ में आ रहा है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो, फिलहाल तो यही पढ़ रहे हैं। अदर राइट का हुआ है तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। और पूछो कुछ। समझा नहीं, फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हारी तरफ, अच्छा। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि वो इतने बुढ़े बुढ़े जज बैठे हुए हैं और इतने विद्वान हैं, तो वो मतलब घास वास खा के बैठे हुए हैं कि हमारी तरह सोच रहे हैं वो, हैं? वो केस अपने पास मंगा रहे हैं। मैटर तो सिर्फ इतना है कि आपको पावर नहीं थी सुनने की, आपने सुन लिया, ठीक है। उसमें आपने ये तो नहीं लिख दिया ना कि चोरी की है तो लोग फांसी दे दे रहे हैं, फैसला नहीं लिखा है, केवल गवाह सबूत बयानबाजी ये की है, वो आपने रिकॉर्ड पे लिख दिया। तो ये तो क्लैरिकल टाइप काम है। अब आगे जो करना होगा वो हाई कोर्ट कर देगा। हाँ, प्रोविजन और चौथे और पांचवे में, चौथे और पांचवे में, चौथे में मैंने लिखवाया था कि कोई भी अदालत जब अपनी औकात से बाहर केस सुनती है और केस चल रहा हो, अभी पेंडिंग है, तब प्रोहिबिशन जारी होगी ये कहने के लिए रुक जाओ। और पांचवी वाली तब जारी होती है जब केस सुना जा चुका है, कार्रवाई हो चुकी है, तब जारी होती है। तो उसको केवल सर्टिफाई करना होता है कि सही है गलत है, गलतियां सुधार दो, हो गया। और चौथे वाले में
उसको सुनने का राइट नहीं था, सुन रहा था, इसी बीच गलती पता चल गई तो वो केस उठा के जिसको सुनने का राइट उसको दे दिया, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे लिखो। किसमें? क्वाजी क्वाजी जुडिशियल बॉडी में ट्राइब्यूनल आएगा? हाँ, बिल्कुल, सबॉर्डिनेट में नहीं। ये देखो यहां क्या लिखा था, ये तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी में ट्राइब्यूनल आता ही है, लेकिन ट्राइब्यूनल मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि ट्राइब्यूनल्स का प्रोसीजर अलग है, उनके लिए अलग से लिख दिया गया है कि इनकी अपील कहाँ होगी। तो साहब हाई कोर्ट में सीधे अपील होती है, फिर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, जो जिला अदालत से केस आता है उसकी अपील का प्रोसीजर डिफरेंट है, इसलिए इन पे वो बात लागू नहीं होती है। केवल गवर्नमेंट पोस्ट पे जो बैठा है उसके खिलाफ, कोई भी हो सकता है, पब्लिक पोस्ट पे बैठा हो। नहीं, फंडामेंटल राइट के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, तो दोनों में से कहीं एक बार एक जगह चले जाओ। हाई कोर्ट किस काम से गए थे? रिट्स लागू करवाने के लिए, इशू करवाने के लिए, और रिट्स ही इशू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो एक ही चीज के लिए दो जगह कैसे रास्ता हो सकता है? सेटिस्फाई नहीं है वो डिफरेंट बात है, लेकिन रिट्स के लिए केवल एक ही जगह जाओगे, या तो हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ। मतलब हाँ, हाँ ये है कि आप उसके डिसीजन से मान लो खुश नहीं हो तो ठीक है, जा सकते हो। ठीक, नहीं इस पे अपीलेट लागू नहीं होता, फिर आर्टिकल 32 की मांग करोगे ना, क्योंकि 32 खुद में फंडामेंटल राइट है। 226 में गए वो फंडामेंटल राइट नहीं था, वो तो कोर्ट का प्रोसीजर था, और 32 में जब जाओगे तो वो फंडामेंटल राइट है। हाँ फिर 32 के तहत जाओगे, ये सेंस। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे थे ना कि मतलब हाई कोर्ट में है और हम सीधे वहां चले हैं, तो अपील में नहीं जा सकते, अपील सेंस गलत आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये केस थोड़ा ही है, नॉर्मल केस नहीं है, ये तो फंडामेंटल राइट की बात है। चलो लिखो आर्टिकल 33। 33 में लिखो, जैसे जिन लोगों के ऊपर दूसरों के फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हो और हम उन्हीं को अगर फंडामेंटल राइट देने लगे तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि ये फिर नेवर एंडिंग प्रोसेस शुरू होगा। मेरे राइट को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी मुरादाबाद पुलिस की है, मुरादाबाद पुलिस ही कहने लगे हम भी राइट यूज करेंगे, तो फिर उसके राइट को कौन सुरक्षित करेगा? और कोई और मान लो करने भी लगे, आर्मी करने लगे, तो आर्मी के राइट को कौन सुरक्षित करेगा? इसीलिए आम समाज के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को अपने अधिकार त्यागने पड़ते हैं, और जिनको त्यागने पड़ते हैं उन्हीं को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली हुई है। जैसे पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईबी, रॉ वगैरह वगैरह, ये हम लोगों की सुरक्षा के लिए है, तो इनको वो राइट नहीं होंगे जो हमें हैं, क्योंकि अगर इन्हें भी राइट हुए तो ये तो कभी भी नौकरी पे जाने से मना कर देंगे कि भाई सोने का टाइम है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात में 7 घंटे सोना चाहिए, और उस 7 घंटे में कहीं शोर शराबा ना हो, साउंड स्लीप, सुकून से सोने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। अगर फौजी ऐसा करने लगे तो समस्या हो जाएगी, देश कौन संभालेगा? ट्रैफिक पुलिस वाले इतने पॉल्यूशन में लगातार 8 घंटे खड़े होते हैं, 8 घंटे 10 घंटे, अगर हम थोड़ी देर धुआं गाड़ियों का यहां से रोडवेज तक सूंघते हुए चले जाएं तो बेचैनी होने लगती है,
आंखों में जलन होगी, है ना। वो अगर 12 घंटे खड़ा है तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? अगर है तो वो तो कभी भी कह देगा मैं नहीं खड़ा हूंगा, यहां पे फेफड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 में मेरा जीने का अधिकार है। इसीलिए जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं उनके अधिकारों को कंट्रोल्ड किया गया है आर्टिकल 33 से। इसमें लिखा है कि संसद कानून बना के सुरक्षा में लगे या देश की सुरक्षा में लगे लोगों के अधिकारों को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, लिखो, संसद कानून बनाकर सशस्त्र बलों कौमा अर्धसैनिक बलों पुलिस इंटेलिजेंस इत्यादि के सदस्यों के अधिकारों को विनियमित कर सकती है। पार्लियामेंट बाय मेकिंग लॉ में रेगुलेट the rights of the members of armed forces, paramilitary forces, police and intelligence। ठीक है, तो इन लोगों को अधिकार मांगने का राइट नहीं है। अभी कुछ 2 या 3 साल पहले दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जवान और जवानियां धरने पे बैठ गए थे। कारण क्या था? वकीलों ने कुछ पुलिस वालों को बहुत पीटा था, बहुत बुरी तरीके से मारा था, कोर्ट का झगड़ा था ये। तो वो धरने पे बैठ गए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर दरी बिछा के। वकीलों ने हल्ला कर दिया कि आर्टिकल 33 के अनुसार संसद ने कानून बनाया है दिल्ली पुलिस को उसके लोगों के राइट को रेगुलेट करने का, यानी कि इनको राइट नहीं होगा, फंडामेंटल राइट नहीं होंगे। धरने पे बैठना आर्टिकल 19 में मूल अधिकार आता है, तो फिर पुलिस धरने पे बैठ कैसे गई? तो उनको जल्दी जल्दी वहां से उठा के भगाया कि निकलो यहां से, वरना पता चला इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा ही एक घटना शायद 1985 और 90 के बीच यूपी में हुई है। मेरे डैडी ने बताया था कि उस टाइम जो कांस्टेबल्स थे उनकी सैलरी बहुत कम होती थी। तो कह रहे थे कि जो कांस्टेबल्स थे वो सब जगह धरने पे बैठ गए, थानों के बाहर, पुलिस लाइन वगैरह में, कि हमें 800 रुपये 900 रुपये सैलरी मिलती है, इससे गुजारा मुश्किल है, तो हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। जैसे बैंक वाले, LIC वाले, रेलवे वाले सैलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल कर देते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। ठीक है, हालांकि हड़ताल फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन वो रूप दूसरा हो जाता है। धरना मान लो, सिट इन प्रोटेस्ट, विरोध करना राइट है। पुलिस वाले सब बैठ गए धरनों पे, थाने वगैरह सब खाली पड़े हुए हैं,
मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रहे, कोई लिख ही नहीं रहा रिपोर्ट। तो अल्टीमेटली आर्मी बुलाई गई और सारे थानों में आर्मी को बैठा दिया गया। अब पुलिस की कोई सुन वैसे भी नहीं रहा था, अब आर्मी बैठी हुई है, फटाफट काम हो रहे हैं और पुलिस बाईपास। तो फिर हल्ला मचाना शुरू किया। फिर गवर्नर का आदेश आया कि सभी जो धरने पे बैठे हैं तत्काल प्रभाव से सबको टर्मिनेट किया जाता है, पूरे यूपी पुलिस के लोगों को। तो बता रहे कि क्योंकि ये क्राइसिस पैदा कर देता, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती आर्मी के हटते ही। तो सारे पुलिस वालों ने लिखित में माफीनामा दिया था कि कान पकड़ रहे, कभी जिंदगी में हड़ताल में नहीं बैठेंगे, बस नौकरी से मत निकालो। क्यों? भारत में पुलिस एक्ट नाम का एक कानून है, शायद 1882 का कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट। उसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों को ऐसे अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होते हैं जब तक नौकरी में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा अलाउ नहीं है। बीएसएफ का एक हवलदार, उसने एक वीडियो अपलोड कर दिया था केवल यूट्यूब पे कि देखो बीएसएफ के लोगों को कैसा खाना और दाल मिलती है। सरकार ने वीडियो की जांच कराई और हमेशा के लिए उसे बीएसएफ से निकाल दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ना चाहता था एमपी का, क्योंकि उसको वहां से निकाला गया था, अयोग्य घोषित हो गया वहां से भी। जब आप कहीं से इनडिसिप्लिन के आधार पर निकाले जाते हैं तो फिर आप कहीं के नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके साथ यही हुआ था। आगे लिखो 34। टाइम हो गया, चलो फिर कल मिलते हैं।